हाय, मेरा नाम है रितिका। कैरियर ए प्लस ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनके तैयार हुआ था, उसके पहले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही हम फिलहाल अभी चल रहे हैं। हमने अभी 1919 का एक्ट देख चुके हैं। हमने उसमें देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो जो चेंजेस हुए थे वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर समझा दिए थे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो चेंजेस हुए थे उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसको कहते हैं डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम मतलब ये एक यूनानी वर्ड है, तो आपको धीरे धीरे ये शब्द समझ में आएगा। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो भी 1919 के एक्ट से जो भी चेंजेस हुए थे वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं तो इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बहुत ही इफेक्ट पड़ा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो आप किसी भी एग्जाम लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये डेफिनेटली एक यूजफुल वीडियो है। आप बने रहिए, आपको सारी ही चीज़ें बहुत ही डेप्थ में यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि रूल इन इंडिया किस किस ने भारत में आकर रूल किया। तो मैंने आपको यहाँ पर कंपनी का रूल पूरा ही कवर करवा दिया है। आपने नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, इसमें कौन कौन से लेक्चर्स मिलेंगे आपको कि कंपनी ने कब कब से कब तक रूल किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद हम देख रहे हैं अभी फिलहाल क्राउन का रूल, मतलब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो एक्ट आए गए हैं उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख चुके हैं। इंडियन काउंसिल के तीनों एक्ट यहाँ पर हम समझ चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 का जो एक्ट है। मैंने आपको सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो चेंजेस हुए थे उस समय वो मैंने आपको समझा चुकी हूँ पार्ट 1 में। अभी हम देख रहे हैं पार्ट 2। इसमें हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो चेंजेस हुए थे, डायरकी सिस्टम जो चालू हुआ था, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम 1909 के एक्ट की बात करें तो हमने क्या क्या देखा था कि यहाँ पर ये सिस्टम देखा था कि इलेक्ट होकर कुछ मेंबर्स आ रहे हैं, कुछ मेंबर्स को नॉमिनेटेड किया जा रहा है। तो इलेक्ट होकर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ज़मींदार, म्यूनसिपालिटीज़ के लोग। तो ये सारे मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था कि एडिशनल मेंबर्स की संख्या को और बढ़ा दिया गया है। ये मेंबर्स कहाँ से हैं, मद्रास से हैं, बॉम्बे से हैं, बंगाल से हैं, यूनाइटेड प्रोविंस से हैं। ये सारे ही लोग एडिशनल मेंबर्स की यहाँ पर नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया है। और यहाँ पर 30 मेंबर्स को और इंक्रीज किया है। इसमें पंजाब, बर्मा और असम है। तो ये तो मैंने आपको ऊपर की चीज़ें बता दी। यदि आपने नहीं देखा हो तो ये 1909 का एक्ट को अच्छे से डिटेल में आप समझ लेना। ओके, अभी इसमें देखते हैं 1919 के एक्ट में क्या चेंज हुए। तो यहाँ पर इन्होंने एडिशनल मेंबर्स को और बढ़ाया है। कुछ मेंबर्स बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस से, इनको भी यहाँ पर ऐड किया है। ओके, अभी यहाँ देखते हैं हम कि हमने देखा था कि कुछ इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं। इलेक्शन की प्रोसेस अभी चालू हो चुकी है। 1919 के एक्ट से इलेक्शन की प्रोसेस तो चालू हो चुकी है। कुछ लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, मतलब उनका इलेक्शन हो रहा है, फिर वो लोग आ रहे हैं। इसके बाद कुछ मेंबर्स आ रहे हैं नॉमिनेट होकर, मतलब उनको वाइस रॉय या फिर वॉइस रॉय इनको नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये मेंबर्स, कुछ मेंबर्स इलेक्ट हैं, कुछ नॉमिनेटेड हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब जो चुने हुए लोग हैं, उनको मिनिस्ट्री की भी पावर मिल रही है, मतलब वो मिनिस्टर बनकर भी यहाँ पर आ रहे हैं। उनको भी अलग अलग पावर्स मिली है, वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, अब ये व्यवस्था चालू हो चुकी है डायरकी सिस्टम, मतलब डबल गवर्नमेंट। मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम जो समझाया था उसमें आपको बाय कैमरल गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था चालू हो चुकी है। पर हम प्रोविंशियल यानी प्रांतीय यदि व्यवस्था की बात करें कि छोटे स्तर पर क्या व्यवस्था करी गई है, तो यहाँ पर भी इन्होंने डायरकी सिस्टम को चालू किया है। द्वैध शासन व्यवस्था, डबल गवर्नमेंट सिस्टम को यहाँ पर चालू किया है।
अब ये सिस्टम तो इन्होंने चालू कर दिया है, मतलब क्या सिस्टम है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट अपने तरीके से काम करेगा और सेंट्रल अपने तरीके से काम करेगा। दोनों की पावर्स को डिवाइड करने का अब ये काम कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं ये हम समझ रहे हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो अब ये बात आती है, जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे एक स्टेट हो गया, तो उसकी टैक्स की बात होती है कि टैक्स कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेगी या स्टेट गवर्नमेंट लेगी, तो कहाँ जाएगा इनका टैक्स। तो इन सब को डिसाइड करने के लिए कुछ सब्जेक्ट बनाए गए हैं कि कुछ सब्जेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, और कुछ सब्जेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी प्रांतीय विधायिका की यहाँ पर होने वाली है। ओके, तो ये सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, देखो, जैसे कि सेंट्रल सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो क्या था कि जैसे कोई नेसेसरी सब्जेक्ट है, नेसेसरी सब्जेक्ट में यहाँ पर इन्होंने 47 सब्जेक्ट को डिसाइड किया है। 47 इनके हिसाब से यहाँ पर बहुत ही नेसेसरी सब्जेक्ट हैं। जैसे कि डिफेंस है, तो डिफेंस को एक ही देखेगा, सेंट्रल देखेगी, मतलब ये हमारे पूरे देश का ही काम है ना। फॉरेन रिलेशन हो गया, डिफेंस हो गया, तो ये हमारे पूरे ही हमारी कंट्री का काम है, इसलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी। इसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट की बात करें हम, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में इन्होंने 50 सब्जेक्ट को रखा है और उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो ये 2 पार्ट में प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कौन कौन से आ गए, तो इसमें आ गया हमारा एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, और कुछ काम आ गए, हमारी फार्मिंग आ गई, मत्स्य पालन आ गया। तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। इसमें इसको कौन देखने वाला है, तो इसको गवर्नर और उनके मिनिस्टर्स इनको देखने वाले हैं। इसके बाद यदि हम रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, रिजर्व सब्जेक्ट को कौन देखेगा, जैसे कि हमारी कानून व्यवस्था हो गई, न्याय व्यवस्था हो गई, भू राजस्व हो गया, सिंचाई हो गई, ये सारी ही चीज़ों को गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखने वाली है। तो आप एक बार सोचिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग हैं, तो उसमें 6 लोग हैं। तो यहाँ पर जो 6 लोग हैं वो भी इसके मेंबर्स होने वाले हैं, पर यहाँ पर मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्टेड होकर आए हैं, वही यहाँ पर गवर्नर के साथ इसको देखने वाले हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी फिलहाल की स्थिति में 1919 के एक्ट में क्या है कि यहाँ पर 3 लोगों को, इंडियंस को भी यहाँ पर बनाया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर। तो ये यहाँ पर बिग चेंज हुआ है। ये समझ में आ गया कि सेंट्रल के सब्जेक्ट कितने हैं, 47 हैं, प्रोविंशियल्स के सब्जेक्ट कितने हैं, 50 हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है कि इनको कौन कौन देखने वाला है। देखो, ये चीज़ें हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन यदि उठाकर देखते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही सारी चीज़ें आपको फिर से देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको पुराने एक्ट से ली गई हैं। ये आपके किसके लिए ज़रूरी है, तो आपकी प्री के लिए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। यदि आप अच्छे से देखेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। और प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कंपेयर करते हुए पूछेगा। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझनी ज़रूरी है। 1919 का एक्ट और इसके बाद के जो सारे एक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। अब देखो, 1990 का भारत शासन जो अधिनियम था, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हुई हैं वो हम यहाँ पर समझ चुके हैं। क्या क्या हुआ है, सबसे पहला फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली यहाँ पर चालू हुई है। पहले क्या होता था, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे और इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, वो भी कौन चुन के लाता था, तो वो गवर्नर की ही मर्जी से आते थे। पर यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन चालू हो गया है। पर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वोटर्स का है बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत जो एजुकेटेड लोग हैं और बहुत पैसे वाले लोग हैं यहाँ पर वही वोट डाल सकते थे। मतलब यहाँ पर वोटिंग का जो सिस्टम है अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, इसका क्राइटेरिया अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट है। और थर्ड चीज़ क्या हुई है कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यहाँ पर आकर चालू हो गया है।
तो ये मेजर चेंजेस हुए थे इस एक्ट के तहत, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। मैंने आपको बताया था बाइकैमरल गवर्नमेंट चालू हो गई है, डायरकी सिस्टम चालू हुआ है। तो ये जो व्यवस्था है वो अभी की व्यवस्था से बहुत हद तक मिलती हुई है। ये सब चीज़ें पहले ही चालू हो चुकी थी। और अभी की यदि हम बात करें तो इन्होंने इस सिस्टम को चेक करने के लिए 1919 का जो एक्ट है उसके सिस्टम को चेक करने के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए, जो उसकी प्रियम्बल बनाई गई थी उसको चेक करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर इन्होंने साइमन कमीशन को भेजा है। तो वो साइमन कमीशन हम देखने वाले हैं, कुछ सालों बाद ये साइमन कमीशन आएगा, तो उसको भी मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगी कि कैसे साइमन कमीशन आया है, क्या क्या इसने चेंजेस किए हैं। आपको सारी चीज़ें बहुत ही आपको डिटेल में और सब्जेक्ट वाइज, मतलब आपको पोर्शन के हिसाब से ही समझ में आएगी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये लेक्चर तो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं कि साइमन कमीशन जो है वो कैसे काम कर रहा है उसने, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। यहाँ पर आपको यदि पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि समझ में आए मुझे कि आपको किस टाइप की चीज़ें और चाहिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।